हेलो स्टूडेंट्स, आप लास्ट प्रीवियस 2 क्लासेस से साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इल पर्सन और मेंटल इलनेस के साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे हैं और आज साइन एंड सिम्टम्स की लास्ट क्लास है। इन साइन एंड सिम्टम्स को आपको एक साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आप लोग जब भी कोई भी डिजीज़ पोर्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको किसी भी सिम्टम्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि इसका मीन क्या होता है। लास्ट प्रीवियस 2 क्लासों में आपने डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन पढ़ा था। डिसऑर्डर परसेप्शन में इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन हो गया था। डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग और थॉट जिसमें ऑब्सेशन और डेल्यूजन हो गया था और डेल्यूजन के टाइप्स हो गए थे। उसके अलावा एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट में फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, नियोलिज्म, सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजिलिटी और लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, कॉन्फेबुलेशन, वर्ड सलाद और स्टीरियोटाइप स्पीच मीन्स वर्बिग्रेशन, ये कंप्लीट हो गए थे। और उसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट जिसमें कि प्रेशर ऑफ थॉट, पॉवर्टी ऑफ थॉट और ब्लॉकिंग ऑफ थॉट आ गया था। और पोसेशन ऑफ थॉट में 3 टाइप थे, डेल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन, डेल्यूजन ऑफ थॉट विड्रॉल और डेल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ये यहाँ तक क्लियर हो गया था जिसमें एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट तक थॉट्स के सारे डिसऑर्डर कंप्लीट हो गए थे। उसके अलावा आपने डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस पढ़े थे। डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस में आपने ग्रिफ, मॉवरिंग, एम्बिवेलेंस, एपैथी, ब्लंट इमोशंस, लेवाई इमोशंस और इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशंस ये आपके कंप्लीट हो गए थे। आज नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ इंसाइट। डिसऑर्डर ऑफ इंसाइट आपका नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है और डिसऑर्डर ऑफ इंसाइट किसमें पाया जाता है ये आप देखेंगे। आप बेसिकली इंसाइट टर्म का मीन अगर आप देखें तो इंसाइट का मीन होता है अवेयरनेस ऑफ वंस ऑन मेंटल कंडीशन। आपकी खुद की मेंटल कंडीशन के बारे में आपको पता होना, दैट मीन्स अवेयरनेस ऑफ ऑन सेल्फ और मेंटल कंडीशन। अगर आपकी मेंटल कंडीशन के बारे में आपको पता है तो ये आपकी क्या है, इंसाइट है। इंसाइट प्रेजेंट और इंसाइट एब्सेंट में क्या डिफरेंस है? अगर जो पेशेंट है जो कि मेंटली इल है, अब उस मेंटली इल पेशेंट में अगर बिहेवियर डिस्टर्बेंस है या उसमें फीलिंग है नीड ऑफ ट्रीटमेंट और उसको ऐसा फील होता है कि मुझे ट्रीटमेंट की नीड है, तो इट मीन्स कि उस पेशेंट में इंसाइट प्रेजेंट है। अगर पेशेंट में मेंटल इलनेस है और मेंटल इलनेस में उसके बिहेवियर डिस्टर्बेंस के बारे में, मतलब मेरे को किस टाइप का बिहेवियर डिस्टर्बेंस है और मेरे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इस चीज़ का अगर उस पेशेंट को पता है तो वो मीन है कि इंसाइट उसमें प्रेजेंट है। ये इंसाइट प्रेजेंट होना न्यूरोसिस कहलाता है। न्यूरोसिस क्या चीज़ है? आप लोग जब मेंटल क्लासिफिकेशन, मतलब मेंटल इलनेस की जो डिजीज़ होती है उनका क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप इंसाइट जैसी चीज़ पढ़ोगे। ये मेंटल इलनेस का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से डिवाइडेड किया गया है जिसमें कि ICD क्लासिफिकेशन, DSM क्लासिफिकेशन और इंडियन क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ICD क्लासिफिकेशन मीन्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ जो दिया था वो WHO ने दिया था। जबकि सेकंड वन जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है DSM क्लासिफिकेशन। DSM क्लासिफिकेशन मीन्स डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ डिजीज़ क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन दिया था ये APA ने दिया था। APA मीन्स अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा DSM क्लासिफिकेशन दिया था। और लास्ट वन जो आता है वो आता है इंडियन क्लासिफिकेशन। इंडियन क्लासिफिकेशन में जो साइकेट्रिक इलनेस है, मेंटल इलनेस है, उसको 3 टाइप में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन साइकोसिस, सेकंड वन न्यूरोसिस और थर्ड वन स्पेशल डिसऑर्डर्स। तो साइकोसिस से मीन्स और न्यूरोसिस से क्या मीन्स है? तो फर्स्ट वन आपने पढ़ा है न्यूरोसिस, और न्यूरोसिस में क्या है, पेशेंट में अगर मेंटल इलनेस के बारे में, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पता रहता है कि मुझे ये बिहेवियर डिस्टर्बेंस है और मुझे ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो क्या आएगा, वो न्यूरोसिस में आएगा। और न्यूरोसिस को ही मेंटल इलनेस के क्लासिफिकेशन में माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ठीक है। जबकि
इंसाइट एब्सेंट होना, इंसाइट एब्सेंट होने का मीन्स आपको पता होगा, क्योंकि जब इंसाइट प्रेजेंट है दैट मीन्स कि पेशेंट अवेयर है अपने बिहेवियर डिस्टर्बेंस के बारे में और फीलिंग है उसके अंदर कि मुझे है ट्रीटमेंट की नीड है, तो ये इंसाइट प्रेजेंट। इंसाइट एब्सेंट मीन्स पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ देयर बिहेवियरल डिस्टर्बेंस एंड नॉट फीलिंग नीड ऑफ ट्रीटमेंट कॉल्ड इंसाइट एब्सेंट। अब इंसाइट अगर प्रेजेंट है तो वो न्यूरोसिस कहलाता है और वो किस में आता है, माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स में, जबकि इंसाइट अगर एब्सेंट है तो वो किस में आता है, मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स में, और मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स को आप क्या कहते हो, साइकोसिस। तो फर्स्ट वन डिसऑर्डर ऑफ इंसाइट में न्यूरोसिस और साइकोसिस। अगर इंसाइट प्रेजेंट है दैट मीन्स न्यूरोसिस, और अगर इंसाइट एब्सेंट है दैट मीन्स की साइकोसिस। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ इंसाइट के बाद में पढ़ेंगे अपन डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस में ऐसा है कि पर्सन जो है वो अवेयर है अपने सेल्फ के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में। इफ पेशेंट इज अवेयर अबाउट द सेल्फ एंड द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स अगर उसके सेल्फ की अवेयरनेस में और अगर इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर नहीं रहता है या किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी अगर पेशेंट में आती है दैट मीन्स डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस में फर्स्ट वन जो एबनॉर्मलिटी आती है वो आती है स्टूपर। स्टूपर से क्या मीन होता है, स्टूपर में पेशेंट जो होता है वो फुल्ली कॉन्शियस होता है। पेशेंट क्या रहता है, फुल्ली कॉन्शियस रहता है, बट वो इन्वायरमेंट में अपना रेस्पॉन्स नहीं देता है, इसीलिए स्टूपर को क्या कहते हैं, डिक्रीज्ड रेस्पॉन्सिवनेस टू वंस इन्वायरमेंट में जो रेस्पॉन्स देना चाहिए वो रेस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, उसकी डिक्रीज हो जाती है। और स्टूपर को क्या कहेंगे, एक कंडीशन इन विच पेशेंट रिमेन इमोबाइल, म्यूट एंड अनरेस्पॉन्सिव बट लुक फुल्ली कॉन्शियस। पेशेंट क्या रहेगा, स्टूपर में फुल्ली कॉन्शियस दिखेगा बट वो इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स कम देगा या उसका जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो कम हो जाएगी। स्टूपर से सीवियर फॉर्म होती है वो होती है कन्फ्यूज़न। फर्स्ट वन तो क्या हुआ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस में स्टूपर, सेकेंड वन आता है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न से मीन क्या है, जो पर्सन अपनी थिंकिंग प्रोसेस में इनेबल हो जाता है, जैसे कि वो सोच रहा था अब वो सोचने में कंफ्यूज हो जाता है ये सही है या गलत है, और प्रॉपरली थिंकिंग प्रोसेस उसमें नहीं हो पाती है, तो वो डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या कहलाता है, कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न मीन्स इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली और फुल्ली ओरिएंटेड, मतलब क्लियरली थिंकिंग नहीं की प्रोसेस सही नहीं रहेगी और वो फुल्ली ओरिएंटेड नहीं रहेगा। तो ये सेकंड वन डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस में कौन सा आता है, कन्फ्यूज़न। थर्ड वन अपन बात करते हैं कोमा। कोमा आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा जिसमें विलन या हीरो कोमा में चले जाते हैं। कोमा क्या है, एक ऐसी state of Indian irreversible unconsciousness in which patient not respond to painful stimuli। ऐसी अनकॉन्शियस वाली कंडीशन जिसमें कि पेनफुल स्टिमुलाई को भी पेशेंट क्या करता है, रेस्पॉन्स नहीं देता है, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, कोमा। ठीक है, तीन कंडीशन आपने पढ़ ली है डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस में। फर्स्ट वन तो क्या था, स्टूपर के बाद में सेकंड वन क्या आता है, कन्फ्यूज़न, और कन्फ्यूज़न के बाद थर्ड वन कोमा, और लास्ट वन डेलीरियम। डेलीरियम क्या है, डेलीरियम एक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। जब आप डिजीज पोर्शन में ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में दो कंडीशन आती है, डेलीरियम और डिमेंशिया। ठीक है, डेलीरियम में तो क्या होता है, पर्सन जो होता है उसमें कॉन्शियसनेस का लॉस होता है लेकिन मेमोरी लॉस नहीं होता है। लेकिन डिमेंशिया में क्या है, पेशेंट में मेनली क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है। तो ये दो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर आप पढ़ोगे। तो फर्स्ट वन यहाँ अपन देखेंगे डेलीरियम से क्या मीन्स है, डेलीरियम एन एक्यूट इनरिवर्सिबल स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन
इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन एंड फियर। मतलब पर्सन डिसोरिएंटेड हो जाता है और कंफ्यूज्ड रहता है, और उसके अलावा क्या कंडीशन कोज करती है उसमें, डिलीरियम में इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन एंड फियर। लास्ट क्लास में आपको इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन से मीन बताया था। इल्यूजन मीन्स मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, जबकि स्टिमुलाई प्रेजेंट रहता है, और जबकि इल्यूजन के अलावा हेल्यूसिनेशन का क्या मीन बताया था। हेल्यूसिनेशन मीन्स फॉल्स इमेजिनरी सेंसरी परसेप्शन विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है और आपने क्या किया है, इमेजिनरी परसेप्शन किया है, वो क्या है, हेल्यूसिनेशन। तो अगर पेशेंट में डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस में डिलीरियम की कंडीशन कोज होती है, तो पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन एंड फियर। यहाँ तक ठीक है। थर्ड वन जो डिसऑर्डर है वो है डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी। डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी से क्या मीन है, मोटार एक्टिविटी से मीन्स होता है कि अगर कोई पेशेंट, उसके फेशियल एक्सप्रेशन में एबनॉर्मलिटी आती है, उसके पोस्चर में एबनॉर्मलिटी आती है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग या सिटिंग, किसी भी चीज़ में अगर एबनॉर्मलिटी आती है, लाइक एस फिजिकल एक्टिविटी जो भी हो गई, वो अगर उसमें एबनॉर्मलिटी आती है तो वो सारे डिसऑर्डर किस में आते हैं, मोटार एक्टिविटी में आते हैं। और डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी मीन्स एबनॉर्मल मोटार एक्टिविटी, एबनॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन और पोस्चर आर डिस्प्लेड इन ऑल मेंटल इलनेस। जिसमें भी मोटार एक्टिविटी का डिस्टर्बेंस होगा, वो मोटार एक्टिविटी का डिस्टर्बेंस में क्या देखने को मिलेगा, या तो आपको एबनॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा या एबनॉर्मल पोस्चर देखने को मिलेगा। इसमें डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट वन आता है एक्किथेशिया। एक्किथेशिया मीन्स पेशेंट इज अनेबल टू सिट क्वाइटली। इट मीन्स क्या होता है, एक्किथेशिया क्या है, पेशेंट एबल नहीं होता है कि वो आराम से बैठ सके। लाइक इस अगर पेशेंट को आपने किसी शीट पे भी बैठा दिया, चेयर पे बैठा दिया, तो जैसे कि कंटिन्यू ट्रिम्बलिंग ऑफ लेग्स और हैंड्स, पेशेंट रेस्टलेसनेस देखता है और ओवर एक्टिविटी ऑफ मसल्स देखने को मिलती है। ओवर एक्टिविटी ऑफ मसल्स को क्या देखने को मिलता है, एक्किथेशिया वाले पेशेंट को आप रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। सेकेंड वन आता है इकोलेलिया। दो टर्म आएगी, इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया तो क्या होता है, इनवॉलेंट्री रिपीटेशन ऑफ स्पीच ऑफ अदर पर्सन। जो भी सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है उसी चीज़ को आप बार बार बोल रहे हो। अगर सामने वाले ने कहा आपका नाम क्या है, आपने भी क्या कहा, आपका नाम क्या है। आप सामने वाले ने कहा आप क्या करते हो, आपने भी क्या कहा, आप क्या करते हो। अगर रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच अगर करते हो तो वो क्या कहलाएगी, इकोलेलिया। और इकोप्रेक्सिया क्या है, अगर आप सामने वाले की मूवमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हो, जैसे कि अगर उन्होंने हैंड शेकिंग किया तो आप हैंड शेकिंग कर रहे हो, उन्होंने नमस्ते किया तो आपने नमस्ते किया, तो ये क्या है, इकोप्रेक्सिया। तो अगर सामने वाले की स्पीच को आप रिपीट कर रहे हो दैट मीन्स इकोलेलिया, और जबकि अगर सामने वाले की मूवमेंट को आप रिपीट कर रहे हो दैट मीन्स इकोप्रेक्सिया। जबकि आपने लास्ट में टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन में क्या होता है, वर्बिग्रेशन में जो पेशेंट मेंटली इल होता है उसका जो सेंटेंस होता है वो सेम रहता है, सामने वाले की स्पीच को वो रिपीट नहीं करता है। वर्बिग्रेशन में क्या करेगा, जैसे आपने कहा आपका नाम क्या है तो वो क्या कहेगा, आपका नाम क्या है। आपके फादर का नाम क्या है, तब भी वो क्या कहेगा, आपका नाम क्या है। आप कहोगे आपकी मदर का नाम क्या है, तो भी वो क्या कहेगा पेशेंट, आपका नाम क्या है। मतलब मीन्स सेम सेंटेंस को अगर रिवाइज करता है तो वो क्या कहलाएगा, वर्बिग्रेशन। बट सामने वाले का सेंटेंस चेंज होने पर पेशेंट का सेंटेंस भी अगर वही रहता है चेंज होकर, तो वो क्या कहलाएगा, इकोलेलिया। ठीक है, तो एबनॉर्मल मोटार एक्टिविटी में कौन कौन से हो गए, एक्किथेशिया, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट वन अपन पढ़ते हैं मैनरिज्म। मैनरिज्म में क्या होता है, रिपीटेड मूवमेंट दैट हैव सम फंक्शनल सिग्निफिकेंस लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आई, फ्रीक्वेंट टचिंग ऑफ द नेक व्हाइल टॉकिंग। दैट मीन्स आपको कहा था मोटार एक्टिविटी क्या है, मोटार एक्टिविटी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी में एबनॉर्मलिटी आना। अब जब भी अगर मान लीजिए
कोई आपसे बात कर रहा है बट आपकी हैबिट क्या है, कंटिन्यू ब्लिंकिंग ऑफ आइज करना, या बार बार जब बात करते हो या कोई भी बात कहते हो तो बार बार आपकी नेक को आप टच करते हो, तो फ्रीक्वेंट टचिंग ऑफ नेक वाइल टॉकिंग या कंटिन्यूस ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये क्या कहलाते हैं, मैनरिज्म। ये है रिपीटेटेड मूवमेंट होते हैं जो पेशेंट में हमेशा रहते हैं, वो क्या है, मैनरिज्म। तो 4 मोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर कौन कौन से हो गए, एक्स्थेसिया, एकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया और मैनरिज्म। नेक्स्ट वन जो डिसऑर्डर आता है मोटार में वो आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में जब पेशेंट, मोटार डिसऑर्डर में जब वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी से जब पेशेंट डिस्टर्ब होता है तो पेशेंट को आप जिस पोजीशन में आप बैठा के जाते हो, पेशेंट उसी पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक उसी पोस्चर में बैठे रहता है जब तक कि आप कोई चेंज नहीं करते हो, तो वो क्या कहलाता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स patient maintain certain abnormal posture for hours like wax. He keeps legs and arms in certain position for hours without making any movement. वो उसकी पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं करेगा, उसने जैसी पोजीशन में आपने बिठाया या जैसी पोजीशन में वो बैठा है वो उसी पोजीशन में बैठा रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म में मतलब होता है पेशेंट डज अपोजिट ऑफ व्हाट इज आस्क्ड टू डू। आप पेशेंट को जो भी करने के लिए कहते हो पेशेंट जस्ट अपोजिट करता है, तो वो कौन सा मोटार की डिसऑर्डर है, नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म वाले पेशेंट को जब आप कहते हो कि बैठ जाओ तो वो पेशेंट खड़ा हो जाता है, और अगर आप कहते हो पेशेंट को खड़े होने के लिए तो वो पेशेंट क्या करेगा, बैठ जाएगा, तो वो क्या है, नेगेटिविज्म वाला पेशेंट रहता है। नेक्स्ट वन आता है डिस्काइनेजिया। डिस्काइनेजिया क्या होती है, इम्पेयरमेंट ऑफ द पावर ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, वो इम्प्रॉपर हो जाती है एक तरीके से, उनमें क्या हो जाता है, इम्पेयरमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट वन अपन आएंगे कंपल्सन। कंपल्सन में क्या है, आपको एक डिसऑर्डर पढ़ाया था जिसमें मैंने बोला था ऑब्सेशन। ऑब्सेशन किसका डिसऑर्डर था, ऑब्सेशन एक टाइप का डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग था। ऑब्सेशन किसका टाइप था, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, क्योंकि उसमें पेशेंट में माइंड में बार बार ऑब्सेशन आ रहे थे। ऑब्सेशन क्या है, थॉट्स आना। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से थॉट्स आना, जैसे कि मेरे हैंड डर्टी हैं, मैं लॉक करना भूल गया, ये क्या है, ऑब्सेशन आना। जबकि कंपल्सन क्या है, कंपल्सन वो चीज़ है जो ऑब्सेशन को दूर करती है। लाइक अगर आपके माइंड में ऑब्सेशन आ रहा है कि हैंड डर्टी हैं, तो उस डर्टी हैंड यानी कि मीन्स कंटामिनेटेड हो गए। आप हैंड डर्टी के ऑब्सेशन को दूर करने के लिए आप क्या करते हो, हैंड वॉशिंग करते हो। तो हैंड वॉशिंग क्या है, ये एक एक्टिविटी हो गई, ये एक एक्टिविटी हो गई। तो ऑब्सेशन को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, कंपल्सन। और कंपल्सन क्या है, एक्टिविटी। लाइक अगर हैंड कंटामिनेट का ऑब्सेशन आता है तो कंपल्सन क्या करोगे, हैंड वॉशिंग। जबकि अगर डोर का लॉक करके आना भूल गया, ये ऑब्सेशन आ रहा है माइंड में, तो कंपल्सन क्या है, आप वापस जाकर लॉक चेक करके आओगे कि लॉक था या नहीं था। तो वो क्या है, ऑब्सेशन को दूर करने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी क्या है, कंपल्सन। ठीक है। उसके बाद में डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी में एक्स्थेसिया हो गया, इकोलेलिया, इकोपेक्सिया, मैनरिज्म, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, नेगेटिविज्म, डिस्काइनेजिया और कंपल्सन। ठीक है। उसके बाद में लास्ट वन जो है वो है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी में क्या है, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी से मीन्स है, फर्स्ट वन जो आता है वो आता है हाइपर एमनेशिया। हाइपर एमनेशिया से मीन्स है एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर पीरियड और इवेंट। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड और इवेंट को आप एक्सेसिव रिटेंटिव अगर माइंड में रह जाता है, लाइक एज 10th क्लास में कोई चीज़ हुई थी वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगी, तो वो क्या है, हाइपर एमनेशिया। और हाइपर एमनेशिया मेनली किसमें को देखने को मिलती है, मेनली फाउंड इन मेनिया। सेकंड वन आता है एमनेशिया। हाइपर एमनेशिया के बाद में कौन सा आता है, एमनेशिया। एब्सेंशिया का मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेमोरी इन मेंटली इल पर्सन, मे बी कंप्लीट, पार्शियल, कंटिन्यूस और सर्कमस्क्राइब्ड। एमनेशिया का सिंपल मीन्स क्या है, आप लोगों को पता है, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है। बट लॉस ऑफ मेमोरी के भी टाइप्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके का एमनेशिया होता है। इसमें आप पढ़ोगे एंटेरोग्रेड एमनेशिया। एंटेरोग्रेड एमनेशिया का मीन्स है कि अभी के रिसेंट इवेंट्स, अभी जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं
अगर वो आप भूल रहे हो बार बार तो आपको कौन सा एमनेशिया है? एंटेरोग्रेड एमनेशिया। सेकंड वन आता है रिट्रोग्रेड एमनेशिया। रिट्रोग्रेड एमनेशिया मीन्स फॉरगेटिंग द पास्ट इवेंट्स। अगर पहले के कोई पुराने इवेंट्स आप भूल रहे हो तो वो कौन सा एमनेशिया हुआ? रिट्रोग्रेड एमनेशिया। जबकि थर्ड वन आता है सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया। सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया मीन्स फॉरगेटिंग द इवेंट्स रिलेटिंग टू स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन। किसी स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन के कारण आप अगर उस पर्टिकुलर टाइम का एमनेशिया हो जाता है, लाइक एज किसी स्पेसिफिक पर्सन की फैमिली में डेथ हो गई, तो फैमिली की डेथ होने के बाद उसके बाद में आपने क्या किया, आपके साथ क्या हुआ, वो अगर आपको पता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन हो गया आपके पास, स्ट्रॉन्ग आपके इमोशंस उस टाइम प्रोड्यूस हुए और उसके कारण क्या हुआ? एमनेशिया हो गया। तो वो कौन सा कहलाता है? सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया। जबकि लास्ट वन आता है डिसोसिएटिव एमनेशिया। डिसोसिएटिव एमनेशिया जो होता है वो ट्रॉमा के कारण हो जाता है। जैसे कोई ट्रॉमेटिक इवेंट जो हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, अब उस एक्सीडेंट के कारण क्या हो गया? आप उस आइडेंटिटी से अपने आप में खो गए। जैसे कि 24 आवर्स के लिए, 48 आवर्स के लिए आप क्या कर देते हो? आपकी मेमोरी उस टाइम ड्यूरेशन की लॉस हो जाती है। तो वो क्या है? डिसोसिएटिव एमनेशिया। इस तरीके से एमनेशिया के 4 टाइप होते हैं। नेक्स्ट पैरा एमनेशिया। पैरा एमनेशिया क्या होता है? एक तरीके से फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ इवेंट्स और मेमोरी टू प्रेजेंट द रियल इवेंट इन कलरफुल मैनर, लाइक कॉन्फेबुलेशन। कॉन्फेबुलेशन में क्या होता था? कॉन्फेबुलेशन में पेशेंट जो होता है अपने 20 मिनट्स का अगर कोई मेमोरी है, आपके माइंड में अगर 20 मिनट्स की मेमोरी है, बट आप उसमें से कुछ इवेंट आप भूल चुके हो, तो उस इवेंट्स को आप अपनी इमेजनरी परसेप्शन से फिल करके और आप उस पूरी इवेंट को बताते हो, तो वो क्या है? कॉन्फेबुलेशन। और कॉन्फेबुलेशन की तरह ही अगर फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ इवेंट्स करते हो, फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ इवेंट और मेमोरी अगर आप में प्रेजेंट रहती है, तो वो क्या कहलाती है? पैरा एमनेशिया। पैरा एमनेशिया जो है वो 2 टाइप से डिवाइडेड है। कौन कौन से? डीजे व्यू और जेमिस व्यू। डीजे व्यू और जेमिस व्यू में क्या होता है? जो न्यू इवेंट होते हैं और सिचुएशन होती है उसको फर्स्ट टाइम देखते हैं पेशेंट, बट उसमें क्या होते हैं? फेमिलियर हो जाते हैं। लाइक एज अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, या कोई पर्सन है जो जिम फर्स्ट टाइम जाता है, बट फर्स्ट टाइम क्या होता है? वहाँ जाकर हाँ मुझे तो ये भी पता है, मैं इस एक्सरसाइज के बारे में जानता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ, और जितना वो नहीं जानता उससे भी ज़्यादा फेमिलियर हो जाता है उस सिचुएशन के लिए, तो वो क्या है? डीजे व्यू। जबकि जेमिस व्यू क्या है? जेमिस व्यू है फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया, बट असाइनमेंट आपने फर्स्ट ईयर में भी किया है, सेकंड ईयर में भी किया है, बट एक अजनबी की तरह असाइनमेंट सर कैसे करते हैं, इसको कैसे कंप्लीट करना होगा, तो फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस टू फेमिलियर सिचुएशन, तो उसे क्या कहेंगे? जेमिस व्यू। और डीजे व्यू और जेमिस व्यू किसके हैं? पैरा एमनेशिया के डिसऑर्डर हैं, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट वन आता है डिमेंशिया। आपने लास्ट में पढ़ा था डिलीरियम। मैंने कहा था ऑर्गेनिक डिसऑर्डर 2 टाइप के हैं, डिलीरियम और डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है? परमानेंट इनरिवर्सिबल लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी एंड मेमोरी। क्या होता है? और परमानेंट इनरिवर्सिबल लॉस, यानी कि परमानेंट लॉस हो जाता है लॉस इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी की, और साथ में किसका हो जाता है? मेमोरी लॉस भी इसमें डिमेंशिया में देखने को मिलता है। और माल न्यूट्रिशन एंड टॉक्सिन्स में कॉज स्ट्रक्चरल चेंजेज एंड डिजेनरेशन इन न्यूरॉन्स। और इसमें क्या होता है? माल न्यूट्रिशन के कारण या कुछ टॉक्सिन्स के कारण क्या हो जाता है? न्यूरॉन्स में डिजेनरेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। तो ये कौन से होते हैं? माल न्यूट्रिशन टॉक्सिन्स के कारण स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे न्यूरॉन्स में, उसके कारण क्या होगा? मेमोरी लॉस होगा और इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? डिमेंशिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपने कौन कौन से पढ़े? डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, फर्स्ट वन कौन सा था? डिसऑर्डर ऑफ इंसाइट, सेकंड वन डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी और डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। यहाँ आज आपके साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।